क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका एक डेवलपिंग कंट्री थी। अमेरिका ने किस तरह अपने आप को आज इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। वो कौन सी ऑब्स्टिकल्स थी जो कि अमेरिका के रास्ते में आई और इसने इसको पार किया। ये कहानी है स्ट्रेटेजीज की, पॉलिसीज की, विजनरी लीडर्स की। आइए आज इस कहानी को जानते हैं। 19th सेंचुरी के आखिर में अमेरिका ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, यानी उसने एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से उठ के ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो चीजें आई वो थी स्टील प्रोडक्शन, रेल रोड, इलेक्ट्रिसिटी। इससे हुआ ये कि एक मैस प्रोडक्शन हुई और असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट भी आया। इससे ना सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हुई बल्कि प्रोडक्शन की स्पीड भी बढ़ गई। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस दौरान हेनरी फोर्ड ने इसको कैपिटलाइज किया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी एक रेवोल्यूशन आ गया। फोर्ड की मॉडल टी कार ने भी रेवोल्यूशनाइज किया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी का सिंबल था इस चीज का कि अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अब ये देखना था कि कौन कौन इस पोटेंशियल से फायदा उठाता है और इस मुल्क के अंदर क्या ऐसे लीडरान आते हैं जो कि अमेरिका को यहां से आगे लेके जाएं। 1914 में जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो अमेरिका ने अपने आप को इससे बाहर रखा। यूरोप पूरा लड़ रहा था, पूरी दुनिया इसमें लड़ रही थी, लेकिन अमेरिका का एक अपना एजेंडा था। अमेरिका ने पूरे यूरोप को मिलिट्री सप्लाईज की, उनको लोन्स भी दिए और उनको कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन इसने एक्टिवली वार के अंदर अपने फौजी नहीं भेजे। अमेरिका ने अपनी प्रोडक्शन और असेंबली लाइन का यहां पे बहुत बड़ा फायदा उठाया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1920 से दौरान इसको रोरिंग 20s कहा जाता है, यानी अमेरिका के अंदर इकोनॉमी में बहुत बूस्ट आ चुका था। इकोनॉमी बूम कर रही थी, स्टॉक एक्सचेंज सोर कर रही थी, लोगों के पास पैसा ही पैसा था। लेकिन 1920s के एंड पे आता है 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को अपनी ग्रिप में ले लिया, अमेरिका भी उसमें शामिल था। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने न्यू डील के तहत इसकी इकोनॉमी को रिकवर करना शुरू किया। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट वो सदर हैं अमेरिका के जो सदर थे, उस दौरान ही उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन से निकालने के लिए अमेरिका के लिए जो नई न्यू डील्स की, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया। इन इंट्रोडक्शन के अंदर शामिल था सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स (CCC), पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन (PWA) और सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इनकी इंट्रोडक्शन के बाद अमेरिकन इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जानी शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक दफा फिर अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बन के सामने आया। अमेरिका अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को अनप्रेसिडेंटेड हद तक लेकर चला गया। अमेरिका बहुत बड़ा सप्लायर था। जब वर्ल्ड वॉर 2 तकरीबन खत्म हो गया तो अमेरिका ने यूरोप को लोन्स दिए। ये था एक मार्शल प्लान। अमेरिका ने तकरीबन $12 बिलियन तक यूरोप को कर्जे दिए उसकी रीबिल्डिंग के लिए और इकोनॉमी को संभालने के लिए। ये एक पहला कदम था जो कि देखने में तो ये लग रहा था कि अमेरिका इनकी मदद कर रहा है, यानी ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी अमेरिका की तरफ से जो कि मार्शल प्लान के नाम पे जानी जाती है। कहा तो यह जाता है कि अमेरिका ने इसकी रीबिल्डिंग पे बहुत मदद की। असल में जो रीबिल्डिंग थी वो थी अमेरिका की खुद की, यानी कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस और अमेरिका की पावर।
जो कि यूरोप के ऊपर बहुत गहरी छाप बन चुकी थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद एक कोल्ड वार स्टार्ट होती है। ये कोल्ड वार है अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान। ये एक दौड़ थी जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दौड़ थी। अमेरिका ने नासा की फॉर्मुलेशन की और मून लैंडिंग ने अमेरिका को क्लियरली एक एडवांटेज दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अमेरिका एक सुपर पावर बनता जा रहा था, शेप होता जा रहा था। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। सिलिकॉन वैली से ही अगर आप देखें तो गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसे जायंट्स ने जन्म लिया। अमेरिका ना सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग और असले की इंडस्ट्री को आगे लेके जा चुका था, बल्कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को भी अमेरिका रीशेप कर रहा था। ये बड़ी हद तक अमेरिका डोमिनेंस कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन कंट्रोल करेगा, जो भी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा, या जिसकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर छाप होगी, उसी की दुनिया के अंदर डोमिनेंस होगी। इस बात को अमेरिका समझ चुका था। 1950s और 1960s के दौरान मल्टीनेशनल कंपनीज का आगाज होता है, यानी अमेरिका की कंपनीज ने अपने ग्लोबल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। फोर्ड, कोका कोला, IBM, इन्होंने ग्लोबल मार्केट की रीच को पकड़ा और इससे फायदा ये हुआ कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। अमेरिका की GDP और ऊपर जानी शुरू हो गई और अमेरिका एक सुपर पावर बन के सामने आना शुरू हो गया। अमेरिका टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे हैवीली इन्वेस्ट कर रहा था ताकि उनकी एक ग्लोबल रीच हो, और इस ग्लोबल रीच की वजह से अमेरिकन डोमिनेंस पूरी दुनिया में हो जाए। अमेरिका अपना रुख सब कॉन्टिनेंट की तरफ भी कर चुका था। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए तो दोनों को सहारे की जरूरत थी। अमेरिका वहां पर भी पहुंचा और अमेरिका ने इनकी इकोनॉमिक एड भी की और इनको सपोर्ट भी किया। अमेरिका हर तरह से ये चाहता था कि दुनिया में, यूरोप में ऑलरेडी ये एक छाप लगा चुका था कि अमेरिकन डोमिनेंस वहां पे क्लियरली मौजूद थी। अब अमेरिका अपना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करना चाहता था सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अगर ये सब कॉन्टिनेंट में अपनी प्रेजेंस देता है तो इसी तरह ये सोवियत यूनियन को कंटेन कर सकता है। अगर देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान अमेरिका ने इंडिया की मदद की, उसको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देके। इसी तरह पाकिस्तान को इंडस बेसिन जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर मदद करके अमेरिका ने इसी तरह अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कायम करना शुरू कर दिया। यानी उनकी पॉलिसीज को रीशेप करना या कम से कम उसको इन्फ्लुएंस करना अमेरिका ने इनकी आजादी के फौरन बाद स्टार्ट कर दिया था। इंडिया और पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन और अमेरिका के साथ अपने आप को अलायंस के तौर पर लेके आए, लेकिन U2 इंसिडेंट के बाद यह पता चला कि पाकिस्तान का ज्यादा टिल्ट अमेरिका की तरफ था। इसी तरह पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान 1951 में उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कैंसास के अंदर जो तकरीर की, उसमें भी क्लियरली ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का टिल्ट शुरू से ही अमेरिका के साथ था। सोवियत यूनियन को ये बात कोई खास पसंद नहीं थी, लेकिन कोल्ड वार के दौरान ये बातें चलती रहीं। इसी तरह इंडिया ने सोवियत यूनियन और अमेरिका के साथ अपना अलायंस रखा और इन दोनों को बड़ी हद तक वो बैलेंस भी रखते रहे। डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये भी देखा जा सकता है कि अमेरिका ने बार बार कोविड ऑपरेशंस के तहत अपनी मन मर्जी की पॉलिसीज करने की कोशिश की और अपने मर्जी के लीडरान लाने की कोशिश की। कभी वो कामयाब हुआ, कभी नाकाम हुआ। पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो अयूब खान और जियाउल हक को अलेजिडली अमेरिका ही लेके आए थे और अमेरिकन पॉलिसीज को ये बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते रहे, क्योंकि वो ये चाहता था अमेरिका के पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ रहे और सोवियत यूनियन को अमेरिका किसी हद तक कंटेन कर सके, और अमेरिका बड़ी हद तक इसमें कामयाब हो भी गया। आज के दौर में भी ये देखा जा सकता है कि अमेरिका अभी भी ये करता है जहां जहां इसका हाथ पड़ता है। कल्चरल के हवाले से देखा जाए तो अमेरिका की कल्चरल डोमिनेंस थी वो किस तरह। अमेरिका की हॉलीवुड मूवीज, अमेरिकन ड्रामे, अमेरिकन पॉप म्यूजिक, ये भी सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हो गए। अमेरिकन ब्रांड सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हो गए। आज भी देखा जा सकता है कि किसी दौर में जो लोग इसको एज अ एलियन कल्चर देखते थे, उनकी आगे औलाद या उनकी नस्लें, उनकी जनरेशन उसी कल्चर को अडॉप्ट करते हुए बैठी हुई हैं।
ये वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है जो कि कल्चरल साइड से भी देखा जा सकता है। आप इसको देख सकते हैं कि अमेरिका ने बड़ी खूबसूरती के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करके, लोन दे के, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करके, असला दे के, सपोर्ट करके, वायदे करके, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स करके किसी न किसी तरह अपनी प्रेजेंस मुल्कों के अंदर रखी। अब वो दौर खत्म हो चुका था, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जो कि जिस मुल्क में जाता था उसी मुल्क में जाके हुकूमत करता था। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी अमेरिका ने इख्तियार की वो ये थी कि अपनी मर्जी के लोग आप ला के उन्हीं मुल्कों के अंदर, उन्हीं मुल्कों से उठे हुए लोकल्स में इन्फ्लुएंस क्रिएट करके अपनी मर्जी की पॉलिसीज को लाया जाए ताकि अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, सपोर्ट किया जाए। ये कहानी है एक पर्सपेक्टिव से अमेरिका की कि किस तरह अमेरिका जो आज से तकरीबन 100-150 साल पहले एक डेवलपिंग कंट्री माना जाता था, कितनी खूबसूरती या विजनरी लीडर्स की वजह से इन्होंने स्ट्रेटेजी की इन्वेस्टमेंट करके पॉलिसी के तहत ऊपर अपने आप को लेके आया। आज अमेरिका तकरीबन 21-22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसमें दूसरे नंबर की जो इकोनॉमी तकरीबन चाइना है, जिसकी तकरीबन उसकी इकोनॉमी का साइज 14 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन चाइना क्या अमेरिका को कंटेन कर पाएगा? क्या चाइना वाकई में उसको कंटेन करना चाहता है या नहीं चाहता? ये तो आने वाला दौर ही बताएगा। लेकिन आज के मुल्क का जो सुपर पावर है वो अमेरिका है। अब देखते हैं अमेरिका को कौन कौन टक्कर दे सकता है। अगर आपको कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।